राधे राधे दोस्तों। यूएस इजराइल बनाम ईरान का यह जो जंग छिड़ चुका है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट न केवल इन तीन देशों पे बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ना शुरू हो चुका है, खासकर एनर्जी क्राइसिस के रूप में। और साथ ही साथ यह भी सबको पता चल चुका है कि यह जंग अभी थमने वाला है नहीं, यह कॉन्फ्लिक्ट अभी और लंबा खींचेगा। और जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंचता जाएगा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट उतना ही ज्यादा पूरी दुनिया पर पड़ता जाएगा। इस कारण से पूरी दुनिया के जो देश के लीडर्स हैं वो भैया बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उतनी ज्यादा गहरी होती जा रही हैं। और जब वो परेशान है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा लीडर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना परेशान हो, हमारे देश के अन्य लीडर्स क्यों ना परेशान हो। इसी चीज को लेकर लास्टली, इसी पूरे मुद्दे को लेकर लास्टली भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की पार्लियामेंट में अपनी बातें रखी। लोकसभा में इन्होंने एक स्पीच दिया जहां पर इन्होंने जनता को बताया कि भाई भारत क्या कुछ कर रहा है आज की तारीख में, भारत की क्या डिप्लोमेसी है इस युद्ध को लेकर। और साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार की, भारत की क्या कुछ तैयारी है इस युद्ध के आने वाले नेगेटिव इंपैक्ट्स को लेकर। फिर चाहे वो एनर्जी क्राइसिस को लेकर हो, फूड सिक्योरिटी को लेकर हो, फार्मर्स को लेकर हो, या फिर अन्य सारी चीजों को लेकर हो, सब कुछ इन्होंने बताया। तो सारे जो इन्होंने बातें बताई, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो बस बने रहिएगा। चैनल नया है तो रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो सबसे जो पहली बात मैं बताना चाहता हूं वो है जो इन्होंने बात कही इंडियन डायस्पोरा को लेकर। जी हाँ, बहुत बड़ी बात। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के जो लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं उनकी संख्या 10 मिलियन, लगभग 1 करोड़ लोग गल्फ कंट्रीज में भारत के रहते हैं, वहां काम करते हैं मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं। संख्या कितनी ज्यादा है भाई, 1 करोड़। कई सारे देश का तो इतना पॉपुलेशन नहीं है, उतने हमारे लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। और इसी कारण से जब ये जंग छिड़ी है इसी रीजन में और खूब बमबारी गोलाबारी चल रही है, तो चिंता तो हो ही जाती है भाई कि किसी की जान ना चली जाए, भारतीय की जान ना चली जाए। तो इस कारण से इस मुद्दे उठाए कि भाई साहब इसी कारण से चिंताएं बहुत ज्यादा है भारत सरकार की। इस चीज पे लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, अपने लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे करें उस पर लगातार सोच रहे हैं। साथ साथ इन्होंने यह भी बताया कि भाई जब से ये जंग छिड़ी है तब से 3.75 लाख से लगभग ऊपर लोग भारत सेफली रिटर्न आ चुके हैं। 3,75,000 लोग लगभग सेफली रिटर्न आ चुके हैं, जिसमें से 1,000 से ऊपर लोग जो हैं वो ईरान से सेफली रिटर्न आए, जिसमें से बात करें तो 700 लगभग मेडिकल स्टूडेंट थे जिनको कि सेफली भारत लाया गया है। तो एक तो इंडियन डायस्पोरा जो वहां पर है उनके बारे में इन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा इन्होंने बताया कि भाई हमारी जो डिप्लोमेसी है वो किस तरीके की है। इन्होंने बताया कि हम फिलहाल लगातार बातचीत कर रहे हैं, किससे, जो गल्फ कंट्रीज हैं उन देशों से हमारी बात लगातार हो रही है कि किस तरीके से इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है, किस तरीके से लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस कारण से इस चीज को लेकर भी क्या हो रहा है, ये लगातार जो है बातचीत कर रहे हैं उन गल्फ कंट्रीज के लीडर से। इसके अलावा सपोर्ट लाइन, भाई साहब सपोर्ट सिस्टम, कॉल सेंटर समझ लीजिए एक तरीके से एकदम शुरू कर दिया गया। 24/7 चल रहा है हमारे देश से उन गल्फ कंट्रीज में। जिसको भी दिक्कत हो वो कॉल कर सकता है, अपनी बातें वहां पर रख सकता है और फिर उस तरीके से जो डायस्पोरा है इंडिया की वो एक्शन लेगी, उनको मुसीबत से निकालेगी। तो सब कुछ जो है वो लगातार मॉनिटर किया जा रहा है कि सब कुछ सही से हो। तो जो लोग वहां पर हैं उनका ख्याल भारत की सरकार रख रही है, ये इन्होंने अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा एनर्जी क्राइसिस, जिसको लेकर हर भारत के लोग भी चिंता में कि भाई साहब ये युद्ध जैसे खिंचेगा हमारी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि एनर्जी को लेकर हम बहुत ज्यादा गल्फ कंट्रीज में डिपेंडेंट है। इसके बारे में हम लोग बिल्कुल इसी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे मोटा मोटी, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हम कितना ज्यादा इंपोर्ट चाहे वो क्रूड ऑयल का हो, चाहे वो एलपीजी का हो, एलएनजी का हो, इन देशों से करते हैं। और जब हम उन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि भाई साहब वाकई में भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन इन्होंने क्या कहा एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, इन्होंने यह बोला कि भाई साहब देखो, बात करें पेट्रोलियम की तो इन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा हमारे पास भंडार है, तो चिंता करने की बात नहीं है। 53 लाख मैट्रिक टन का भंडार है और हम इसको और बढ़ाएंगे, आने वाले समय में बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन एलपीजी को लेकर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है भाई साहब, और ये इनकी बात से लगा भी। इन्होंने बोला कि जितना हम एलपीजी इस्तेमाल करते हैं उसका 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 60% इंपोर्ट करते हैं। और जो 60% अपन लोग इंपोर्ट करते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उनमें से भी लगभग 80 से 85%, 85 से 90% या फिर बोल लें
हम लोग इन्हीं गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन गल्फ कंट्रीज पे। और ईरान क्या कर रहा है, शिप्स को रोक कर रखा है। हमारे शिप्स जिस तरीके से आते जाते थे पहले बिना किसी रोकथाम के, इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले, उस तरह से अब आ जा नहीं पा रहे हैं भाई साहब। कुल मिलाकर अब तक 4-5 ही शिप आए हैं, हमारे 22 शिप वहां पर फंसे हुए हैं लगभग, जिनमें क्रूड ऑयल है, एलएनजी है, एलपीजी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भारत के लिए काफी चिंताजनक स्थिति है। तो इन्होंने बोला कि भाई एलपीजी हमारी प्रायोरिटी है, और इस चीज को हम लोग दिमाग में भी रखे हुए हैं कि और भी सोर्स अगर कहीं से मिलता है दूसरे देशों तो हम लोग फटाफट इंपोर्ट करें। भारत के अंदर भी इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। तो भारत सरकार को ये चीज चिंता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें जितना ज्यादा क्रूड ऑयल का रिजर्व रखते हैं ना स्ट्रेटेजिक, उतना ज्यादा हम लोग एलएनजी या फिर एलपीजी का रिजर्व नहीं रखते हैं। लेकिन इस युद्ध के बाद मेरे हिसाब से शायद अब गवर्नमेंट सोचेगी और इनके भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बढ़ाएगी, ताकि भाई ऐसा सिचुएशन आए तो हम लोग फंसे नहीं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फूड सिक्योरिटी दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला। इसको लेकर इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब चिंता करने की जरूरत है नहीं, हमारे किसानों ने बहुत मेहनत की है और उसकी वजह से हमारे पास अन्न का भंडार, हमने खूब भंडारण किया है, कमी नहीं है, तो चिंता करने की इसको लेकर जरूरत है नहीं। साथ ही साथ इन्होंने फार्मर्स को लेकर, किसानों को लेकर यह बोला कि आप लोग भी चिंता मत करिए कि भाई यूरिया कहां से आएगा या फिर अन्य फर्टिलाइजर्स कहां से आएंगे, हमारे पास उसके भी स्टॉक्स हैं। तो जो खरीफ सीजन आने वाला है, चिंता मत करिए, आपको पूरा फर्टिलाइजर मिलेगा और उसी रेट में मिलेगा, सस्ते रेट में मिलेगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इन्होंने बताया यहां पर कि कोरोना के समय में जब पूरी दुनिया में इन सब चीजों की किल्लत हो गई थी, तो यूरिया पूरी दुनिया में जहां 3,000 रुपए के आसपास मिल रहा था, हमारे देश में वही 500-600 रुपए के आसपास मिल रहा था, कि 300 रुपए के आसपास मिल रहा था। और उसी तरीके से इस बार भी हमने रिजर्व मेंटेन रखा है, तो फार्मर्स को भी घबराने की जरूरत है नहीं। तो फूड सिक्योरिटी के लेकर इन्होंने यह बात कही। आगे बढ़ते हैं, नेशनल यूनिटी एंड वॉर इंपैक्ट। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कई सारे लोग बिना मतलब के, बिना भला बुरा भारत को, सरकार को बोलेंगे, भारत के लोगों को बोलेंगे, जो कि सही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में देश को एक रखना चाहिए। और ये सबको पता है, किसको नहीं पता है यार, कि हर कुछ अपने देश में प्रोड्यूस नहीं हो सकता है भाई, हर चीज का रिजर्व नहीं है। और उतना बड़े लेवल पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते जब आपका पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। तो दूसरे देश पे डिपेंडेंट तो रहना ही पड़ेगा। हर देश दूसरे देश पे डिपेंडेंट है किसी ना किसी मामले में, तो हम भी हैं, मजबूरी है, रहना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंट कोई देश नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जो लोग नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, एक एजेंडा क्रिएट करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि जिस तरीके से भाई कोरोना में पूरा देश एक मत था, वैसे उस समय भी कहां ही था। बिना मतलब के कई सारे दुष्प्रचार हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे। लेकिन फिर भी क्या कहिएगा, उन लोगों को आप सुधार सकते नहीं है, मानसिकता बदल सकती नहीं है। खैर, इन्होंने इस बात को कहा कि भाई साहब जिस तरीके से कोविड-19 में हमने यूनिटी दिखाए थे, उस तरह से इस बार फिर से हमें यूनिटी दिखानी चाहिए। साथ साथ इन्होंने बोला कि इस वार का जो इंपैक्ट है वाकई में लॉन्ग टर्म पड़ेगा, तो भाई देख लो, यूनिटी दिखाओ, उतना बढ़िया रहेगा। इसके अलावा बोला कि भाई साहब कोस्टल एरिया में, बॉर्डर एरिया में हम बिल्कुल अलर्ट पर हैं, हम सब चीज पे निगरानी रखे हुए हैं। और भाई हमने तो देखा अभी हाल ही में 7-6 यूक्रेन के और 1 अमेरिका का जासूसी हैं वो लोग। भले ना बोले, कौन कबूलेगा कि जासूस है, कोई नहीं कबूलेगा। जिस तरीके से पकड़े गए हैं भाई, ये चिंता का तो विषय है ही। तो इन्होंने इस बात को भी लेकर कहीं ना कहीं जिक्र किया कि भाई हम तो अब और ज्यादा सख्त हो गए और इंटरनल सिक्योरिटी पे भी ज्यादा नजर है, और बाहर की सिक्योरिटी पे, बॉर्डर एरिया में भी, कोस्टल एरिया में भी हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। आगे बढ़ते हैं, डिप्लोमेसी किस तरीके की है हमारी इस युद्ध को लेकर। तो क्लियर कट एक ही एजेंडा भाई साहब, हम बात की डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। आप देखे होंगे जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो बहुत जल्द भारत की सरकार ने बोला कि अब हम ऑपरेशन सिंदूर खत्म करते हैं। तब कई सारे लोगों को यह लग रहा था कि भाई क्यों खत्म कर दिया, यह अच्छा मौका था पीओके कब जाने का, हम सब तो यही सोच रहे थे ना। लेकिन भाई एक वॉर का इंपैक्ट कितना ज्यादा इकोनॉमी में पड़ता है, ये अपन लोग नहीं सोच सकते। वो सरकार सोचती है, जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो सोचते हैं। हम आप जैसे साधारण लोग तो यही सोचेंगे भाई इस कब्जा लो, उस कब्जाने के चक्कर में इकोनॉमी धाराशायी हो जाएगी। तो जब तक बहुत सही समय ना हो, ये काम नहीं करना चाहिए। और अभी हम केवल अपने ग्रोथ पे फोकस करें तो इन चक्करों में पड़ेंगे, बेकार होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर इन्होंने बोला कि हमारी जो डिप्लोमेसी है, हम बातचीत की डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हमने वहां पर भी यही बोला सब देशों से कि भाई बातचीत के जरिए हल निकालो, हमला करके हल नहीं निकालो। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बोला कि भाई ये किसको चेतावनी हो गई, ये किसको इशारा हो गया, यूएस और इजराइल को, कि भाई बातचीत करो, युद्ध ना करो। यहां पर देखिए ये किसको इशारा हो गया, ये ईरान को भी इशारा हो गया, उनको भी एक कड़ा संदेश हो गया कि ये जो तुम हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखे हो, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये जो तुम अटैक कर रहे हो वेसल्स पे,
उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो मॉनेटरी नुकसान हो, इकोनॉमिकली नुकसान हो, या फिर जान की क्षति हो, ये चीज सही नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों को भारत ने यहां पर बताया, प्रधानमंत्री ने बताया कि भाई साहब तुम दोनों अपनी अपनी जगह गलत हो, दोनों अपने आप को सुधारो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बोलते हैं कि एक मिडिल पाथ चुनना, जो सही है उस चीज को, अपनी बातों को रखना। तो ये चीज इन्होंने की। कॉल फॉर नेशनल यूनिटी इन पार्लियामेंट में भाई साहब आप देख ही रहे हैं कि क्या आज की तारीख में हाल है। तो उन्होंने उसको भी लेकर बोला कि भाई एक वॉइस रखिए, सब लोग मिलजुल के काम करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिना मतलब के दुष्प्रचार करने से कोई फायदा नहीं है। ये चीज बहुत लोगों को, आप लोगों को आश्चर्य लगा जो लोग नहीं जानते, केवल सीबीएसई का करिकुलम भारत में नहीं चलता भाई, दुनिया भर में कई सारे देशों में चलता है। गल्फ कंट्रीज में भी सीबीएसई के करिकुलम चलते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई सारे देश, यहां पर देखिए गल्फ कंट्री में बात करें तो लगभग 240 प्लस ऐसे स्कूल्स हैं जो कि सीबीएसई का करिकुलम फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी चलाते हैं भाई अपने यहां। तो संख्या कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। अब वॉर छिड़ चुका है उस रीजन में, समझ रहे हैं, वॉर छिड़ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है जो 10th और 12th के एग्जाम है वो वहां पर नहीं हो पाए। तो इस बात की भी इन्होंने जानकारी दी कि सीबीएसई ने फिलहाल कैंसिल कर दिया 10th और 12th का बोर्ड, क्योंकि वॉर चल रहा है भैया, कब कहां बम पड़ जाए कौन पता है भाई, कब कहां कौन बम मार दे किसको पता है। आपने देखा यूएस ने जो बम मारा ईरान के अंदर गर्ल्स स्कूल पे, यार 140 से ऊपर लड़कियों की मौत हो गई, कितनी शर्मनाक बात थी। तो युद्ध में कोई एथिक्स नहीं होता है, कोई एथिक्स नहीं होता है। तो इस कारण से क्या किया है भाई, बंद कर दिया कि भाई इतना रिस्क नहीं लेना है, बोर्ड बंद कर दिया है। और ये लोग ध्यान में रख रहे हैं कि किस तरीके से एजुकेशन उनका चलता रहा, कैसे ध्यान में रख रहे हैं, कैसे एजुकेशन दे रहे होंगे भगवान जाने। तो ये बात इन्होंने कही। इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई साहब हमने पूरी ग्रुप बना दिया, इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप बनाया हमने, और ये जो इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, हर चीज पे नजर रख रहे हैं कि इंपोर्ट कैसे हो रहा है, एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, कहां दिक्कत आ रही है उसको कैसे तुरंत सही किया जा सकता है, कहां से बात करने से सही होगा। तो सब कुछ यहां पर हर चीज पे नजर रखा जा रहा है और उस चीज को अच्छी तरीके से टैकल किया जा रहा है, पीछे नहीं हटा जा रहा है। इस कारण से क्या किया गया, एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप बना दिया गया है ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन से अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को निपटा जा सके। तो ये कुछ प्रमुख बातें कही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस स्पीच में। लास्टली हम लोग जरा एनर्जी क्राइसिस के मामले को समझ लेते हैं कि भारत आखिर इन गल्फ कंट्रीज पे इतना डिपेंडेंट कैसे है। इस आंकड़े को देखिएगा समझ में आ जाएगा। लगभग हम जो कुल क्रूड ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसका लगभग 88 से 90% समझ लीजिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं भाई साहब। समझिए लगभग 10% ही अपने देश में प्रोड्यूस कर पाते हैं, उतना भंडार ही नहीं है हमारे पास। तो मैक्सिमम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। और इसमें से भी समझिए लगभग आधा हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज वाले एरिया से, यानी कि गल्फ कंट्री से ही इंपोर्ट करते हैं। अब थोड़ा बहुत कम हुआ है, 50% से नीचे आ चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा हम डिपेंडेंट है। बात करें एलपीजी की तो मैंने पहले ही बताया था कि हम जो कुल यूज करते हैं उसका 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और इस 60% में भी लगभग 90% हम लोग इसी एरिया से इंपोर्ट करते हैं भाई। तो कितना ज्यादा डिपेंडेंट है इन गल्फ कंट्रीज में हम लोग इस मामले में। एलएनजी की बात करें तो उसमें भी लगभग 60% हम लोग जितना इस्तेमाल करते हैं उसका, जितना यूज करते हैं उसका 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और इसमें भी लगभग 60% जो है हम लोग कहां से, इसी गल्फ कंट्री से। जो कुल 60% इंपोर्ट करते हैं उसका लगभग 60% हम लोग कहां से, इन्हीं गल्फ कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। कतर से 42-44% के आसपास हम लोग इंपोर्ट करते हैं एलएनजी। तो यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और इसी कारण से प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई ये सिचुएशन उतना भी आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान और ज्यादा अड़ गया, अभी तो कुछ वेसल्स आने जाने भी दे रहा है, और ज्यादा अड़ गया और वेसल्स नहीं आने जाने दिया तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है सरकार है तो अपना ऑल्टरनेटिव तो तलाश ही रही कि और कहां से एलपीजी एलएनजी वगैरह लिया जाए, क्योंकि क्रूड ऑयल का तो सप्लाई कर लेगी। कहां से भाई, रसिया से दबा के खरीदना शुरू कर दिए लोग, पहले भी खरीदते थे अब तो और दबा के खरीद रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज भी खरीदना शुरू कर दी जब से यूएस ने बोला कि 30 दिन तक हम वेवर देते हैं। ईरान से भी वेवर हटा दिया भाई, ईरान से भी सैंक्शन हटा दिया, तुम उसका भी तेल खरीदो। तो ऑब्वियस सी बात है वहां से भी कई सारे खरीदना शुरू कर दिए होंगे या फिर करेंगे अब कुछ समय में। तो इसकी दिक्कत तो उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन भाई एलपीजी ये बहुत बड़ी समस्या है। एलपीजी को कैसे टैकल करेगी ये देखने वाली बात होगी। अच्छे तरीके से टैकल हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये तो हम सबने पता है कि भाई ये जो पर्सियन, ये जो गल्फ ऑफ पर्सिया, उसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहीं पर सारा खेल हो जाता है। इतने दूर में पूरा बम मारा है, केवल यहीं पर नहीं कहीं भी बम मार दे रहा है भाई ईरान वेसल्स पे, और इस कारण से ये चिंता का विषय है पूरी दुनिया में। तो ये कुछ बातें रखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको क्या कुछ समझ में आया, आपका क्या कहना है इस पे, अपनी राय कमेंट करिए भाई। कमेंट सेक्शन खुला है, उसके लिए सबको अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। बाकी देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए, जियो पॉलिटिक्स को विस्तार से जानने के लिए हमारे जो चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।